हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई कक्षा में। तो आज की कक्षा में हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, चूँकि पिछली कक्षा में हमने आनुवंशिकता के बारे में जाना था। तो आनुवंशिकता पर्यावरण के बिना अधूरी है, अतः पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम आज बाल विकास में पर्यावरण का क्या अर्थ है, क्या भूमिका है और क्या महत्व है, इस टॉपिक को जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कक्षा को। पर्यावरण का अर्थ क्या है? पर्यावरण किसे कहते हैं? बालक के चारों ओर यानी हमारे चारों ओर उपस्थित सभी भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ। याद रखेंगे, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का समूह ही पर्यावरण कहलाता है। यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें उपस्थित हैं, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, भौतिक सांस्कृतिक रूप से हो या मनोवैज्ञानिक रूप से हो, सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं। जैसे कि रॉस के अनुसार पर्यावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इनके अनुसार क्या है? बाहरी शक्ति। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है? बाहरी प्रभाव। यानी रॉस के अनुसार पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अब एनास्टासी के अनुसार देखते हैं, वंशानुगत कारकों को छोड़कर, यानी वंशानुगत को क्या, आनुवंशिक कारकों को छोड़कर प्रत्येक वह तत्व जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। यानी कह सकते हैं कि आनुवंशिकता को छोड़कर जो भी चीज़ व्यक्ति को प्रभावित करती है वह पर्यावरण कहलाती है। इनके परिभाषा का मुख्य बिंदु क्या है? आनुवंशिकता को छोड़कर शेष सभी प्रभाव। अब देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार, जीवन प्रारंभ करने के समय से, यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी बाहरी तत्व पर्यावरण है। यानी इनका मुख्य बिंदु क्या है? जीवन भर प्रभाव। तो वुडवर्थ की परिभाषा कहती है कि जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी बाहरी तत्व पर्यावरण हैं। अब देखते हैं बोरिंग, लैसफील्ड एवं वेल्ड के अनुसार, व्यक्ति जो कुछ उत्तेजनाएं अपने गर्भधारण के समय से मृत्यु तक प्राप्त करता है वही पर्यावरण है। यानी इनके अनुसार इन्होंने बताया है कि गर्भधारण के समय से, जबकि वुडवर्थ ने क्या बताया था कि जन्म के बाद। तो दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। बोरिंग, लैसफील्ड और वेल्ड के अनुसार गर्भधारण के समय से मृत्यु तक जो भी उत्तेजनाएं धारण करता है वही क्या है? पर्यावरण है। अब देखते हैं पर्यावरण की कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसे कि सभी मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि यह बाहरी कारक है, तो बाहरी कारकों का समूह है और जन्म के बाद विकास को प्रभावित करता है, व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यानी पर्यावरण के द्वारा व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। उसी के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार बदलता भी है और उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। यानी अब समय और स्थान के अनुसार बदलता है। यानी हर जगह और हर समय कह सकते हैं कि अलग अलग पर्यावरण देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का पर्यावरण अलग होता है। यानी कि कह सकते हैं जैसे कि कुछ व्यक्ति क्रोधित स्वभाव के होते हैं, कुछ व्यक्ति दयालु स्वभाव के होते हैं, तो यह ही उनका पर्यावरण होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का पर्यावरण अलग होता है। शिक्षा और समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि यदि अच्छा वातावरण या पर्यावरण
प्रदान किया जाए तो व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होगी और समाज भी उसी प्रकार से अच्छा समाज होगा। अब देखते हैं पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार में पहला प्रकार है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण से क्या संबंध है? जैसे कि वह प्रकृति से जो भी तत्व हमें प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि इसके उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि जल, वायु, भूमि, सूर्य, वन, पशु पक्षी, जलवायु, ये सभी चीज़ें हमें पर्यावरण से प्राप्त होती हैं, यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, अतः यह प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हम सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक से ही स्पष्ट है कि समाज द्वारा निर्मित परिस्थितियाँ। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? परिवार, जो कि समाज का ही रूप है, मित्र, विद्यालय, पड़ोस और समाज, ये सभी सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हम सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक में क्या होता है? जैसे हमारी संस्कृति, कल्चर जिन्हें हम कहते हैं, तो यह समाज की संस्कृति से संबंधित तत्व सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे भाषा, यह भी संस्कृति से संबंधित है। धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, नैतिक मूल्य, ये सभी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में क्या आएगा? हमारी फीलिंग्स, यानी कि व्यक्ति की भावनाएं, मानसिक स्थिति, ये सभी मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे प्रेम, स्नेह, सुरक्षा, प्रेरणा और आत्मविश्वास। अभिप्रेरणा भी मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगी। पर्यावरण के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि आनुवंशिकता में भी मैंने बताया था डार्विन का सिद्धांत, जिसे अन्य नाम है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत और योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता में उन्होंने ये बताया कि जो योग्य होगा, जो अनुकूलन करने के योग्य होगा, वही आगे जाएगा, यानी उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही विकास होगा। और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत यह कहता है कि प्रकृति उसको चयन करती है जो कि अपने अनुसार अनुकूलन कर सकता है या जीने के योग्य होता है, प्रकृति उसका चयन करती है। जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने आपको इसे अच्छी तरीके से बताया है, तो आप वीडियो को वहाँ जाके देख सकते हैं। अब दूसरा है लैमार्क का सिद्धांत। ये भी पर्यावरण से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि अर्जित गुणों का हस्तांतरण, यानी कि जो हमने गुण अर्जित किए हैं उसका हस्तांतरण होता है। और दूसरा है उपयोगिता और अनुपयोगिता का नियम। दोनों एक ही नियम से संबंधित हैं। जैसे कि जिराफ के बारे में हमने पढ़ा होगा, उसकी गर्दन कैसे लंबी हुई, यही है। जैसे उसने गर्दन लंबी करने के लिए अपनी गर्दन उठाई पत्तियों को पाने के लिए, तो उसने वो गुण अर्जित किया और वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता गया, उसकी गर्दन लंबी हो गई। इसके अनुसार ही लैमार्क ने अपना सिद्धांत दिया था। इसे ही उपयोगिता और अनुपयोगिता का नियम कहते हैं। जैसे कि उसने अपनी गर्दन का उपयोग किया तो उसकी गर्दन लंबी हो गई। तो ये रहे पर्यावरण से संबंधित कुछ सिद्धांत। अब देखते हैं हम पर्यावरण से संबंधित कुछ अध्ययनों के बारे में। जैसे कि स्किल्स नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययन से बताया है कि जैसे कि कुछ अवैध बच्चों को पोषण गृह में रखकर बुद्धि का परीक्षण किया। यानी स्किल्स ने कुछ अवैध बच्चे जो थे उनको पोषण गृह में रखकर उनकी बुद्धि का परीक्षण किया, तो यह पाया कि बुद्धिमत्ता को पर्यावरण द्वारा बदला जा सकता है। यानी कि स्किल्स के अनुसार बुद्धिमत्ता, यानी याद रखेंगे आप, बुद्धिमत्ता को पर्यावरण के द्वारा बदला जा सकता है। अब देखते हैं
फ्रीमैन के सिद्धांत के यानी फ्रीमैन के अध्ययन के बारे में। फ्रीमैन ने बच्चों को अपने घरों से हटाकर दूसरों के घरों में पालन पोषण करने के लिए रखा, तो पाया कि अच्छे घरों में पले बच्चे शीघ्र आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वे मंद बुद्धि के बालक ही क्यों न हो। यानी फ्रीमैन के अनुसार अगर अच्छा वातावरण दिया जाता है तो वे बच्चे ग्रोथ करेंगे, चाहे उनकी माता पिता की बुद्धिमत्ता कम ही क्यों न हो, चाहे वे मंद बुद्धि के ही क्यों न हो। कैडोल का अध्ययन क्या कहता है? कैडोल का अध्ययन कहता है कि जब व्यक्ति को अध्ययन की सुविधा, भोजन की उत्तम व्यवस्था और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तो व्यक्ति विद्वान बनेगा, यानी वह अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। जबकि वाटसन के अनुसार, वाटसन ने कहा है कि तुम मेरे पास 1 दर्जन बच्चे दे दो और उनके लिए जैसा कि मैं वातावरण कहता हूँ उस प्रकार का वातावरण दे दो, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनमें से किसी को भी चुनकर मैं डॉक्टर, वकील, कलाकार, सौदागर, नेता ही नहीं, मैं जो चाहूँ उसको वो बना सकता हूँ। यानी वाटसन ने क्या कहा है कि आप मुझे बच्चे दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। और इन्होंने यह दावा कैसे किया? पर्यावरण के अध्ययन के आधार पर ही किया, यानी उन्हें अच्छे वातावरण में रखकर वह बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो ये रहे कुछ पर्यावरण संबंधी अध्ययन। अब हम देखते हैं बाल विकास में पर्यावरण की भूमिका क्या है। जैसे कि शारीरिक विकास, शारीरिक विकास के लिए उचित भोजन चाहिए, व्यायाम, स्वच्छता भी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं, इससे शरीर का सही विकास होता है और ये सब पर्यावरण के आधार पर ही प्राप्त होंगे। मानसिक विकास, यानी अच्छे पर्यावरण में रहने से मानसिक क्या क्या विकास हो सकता है? अच्छी पढ़ाई हो सकती है, खेल, अनुभव, समस्या का समाधान भी हो सकता है। इससे बुद्धि एवं सोच विकसित होती है। अब देखते हैं सामाजिक विकास, जैसे सहयोग की भावना, अनुशासन, नेतृत्व, मित्रता, सामाजिक वातावरण में विकसित होते हैं। यानी कि सामाजिक वातावरण अगर अच्छे प्रकार से मिलेगा तो कौन कौन सी चीज़ें विकसित होंगी? सहयोग विकसित होगा, अनुशासन, अच्छा अनुशासन विकसित होगा, नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी, अच्छी मित्रता भी होगी। अब देखते हैं संवेगात्मक विकास, यानी इससे भावनात्मक संतुलन विकसित होता है। यानी संवेग मतलब फीलिंग्स, तो प्रेम, सुरक्षा, स्नेह और प्रोत्साहन। बाल विकास में पर्यावरण की भूमिका में ही नैतिक विकास भी देखते हैं। नैतिक विकास किस प्रकार से होगा? अच्छे परिवार एवं विद्यालय में। तो नैतिक विकास में कौन कौन सी चीज़ें विकसित होगी? बच्चा सत्य बोलेगा, ईमानदारी सीखेगा, जिम्मेदारी सीखेगा और अनुशासन भी सीखेगा। अब देखते हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण में अंतर क्या है। यहाँ कुछ आधार दिए गए हैं, उसके आधार पर देखते हैं। जैसे स्रोत, तो आनुवंशिकता माता पिता से प्राप्त होती है, जबकि पर्यावरण बाहरी परिस्थितियों से प्राप्त होता है, जैसे कि सभी मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। और इसका समय देखते हैं, यानी आनुवंशिकता जन्म के पहले से ही प्राप्त होती है, यानी बच्चा जब गर्भ में आता है वहीं से आनुवंशिकता की शुरुआत होती है। और जबकि पर्यावरण जन्म के बाद से प्राप्त होता है और यह जीवन भर चलता है। परिवर्तन देखते हैं, आनुवंशिकता को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि इसमें जीन, फिर गुणसूत्र और गुणसूत्रों के माध्यम से ही आनुवंशिकता निर्धारित होती है। जबकि पर्यावरण को बदला जा सकता है, कभी भी कहीं भी बदला जा सकता है, यानी एक बच्चे को दूसरे वातावरण या पर्यावरण में भेजा जा सकता है। प्रभाव क्या पड़ता है, यानी कि आनुवंशिकता जन्मजात गुण है, जबकि पर्यावरण अर्जित और व्यवहार से प्राप्त होने वाला गुण है।
तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।